नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स भाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, पशु परिचर भर्ती के लिए मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए डेली एक क्लास मिलेगी और मैथ्स की क्लास में अपन पशु परिचर से संबंधित जो भी सिलेबस है अपना मैथ्स का, उसको कवर करेंगे। अगर आप भी पशु परिचर की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए ही है और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दो। पशु परिचर में 10वीं क्लास तक का बोला गया है कि माध्यमिक शिक्षा का स्तर होगा, तो माध्यमिक शिक्षा के स्तर से थोड़ा अपन उच्च चलेंगे। एक वनपाल की भर्ती जो 10वीं लेवल पर आई थी, उसके सिलेबस को अपन ने देखा, पेपर उसका देखा, तो उसमें कुछ एडवांस लेवल से भी पूछा गया है, तो वहां तक का अपन कवर करेंगे। क्लास में अपन 0 से स्टार्ट करेंगे और आपको टॉप तक पहुंचाया जाएगा। मैथ्स का डर आपका 100% खत्म हो जाएगा अगर आप रेगुलर हमारे चैनल पर क्लास देखते हो। तो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, वो 10वीं लेवल का अगर कोई बंदा है तो उसने बीच में ड्रॉप आउट भी किया होगा, या हो सकता है वो रेगुलर कर रहा है तैयारी लेकिन उसकी मैथ्स कमजोर है। कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट है, उनकी मैथ्स कमजोर है, तो उन लोगों के लिए एक 0 लेवल से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। कोचिंग में आप जाते हो, वहां पर आपको सीधा समझाया जाता है कि ये तो आपको पता ही होगा। भाई, पता ही जब होता तो हम कोचिंग क्यों आते? सीधी सी बात है, पता नहीं है इसलिए कोचिंग आए हैं। लेकिन कोचिंग वाले तो अपने हिसाब से सिलेबस कवर करवा देते हैं और बोल देते हैं कि अपनी तरफ से काम कंप्लीट। ऐसा क्यों करना? पैसे देकर भी आप पूरा सिलेबस नहीं कर पाते हो तो उन पैसे देने का फायदा भी क्या है? आज के युग में आप सभी को पता है कि YouTube पर आपको सभी टॉपिक की और 0 लेवल से बहुत सी क्लासें मिल जाएगी। आप उन्हें देखिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास आजकल स्मार्टफोन है, उसमें नेट आप 100% रखते हो, उसका सदुपयोग कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पे समय बर्बाद न करें। उस नेट का उपयोग आप अच्छे ढंग से अपने भविष्य को सुधारने के लिए उपयोग में लें। सवाल की बात करूंगा। अपना पेपर मैंने कहा था, वनपाल जो पेपर हुआ है उस वनपाल के पेपर से संबंधित सवाल, उसमें आए हुए सवाल ही मैं लेकर आया हूं और आप लोगों के लिए ये क्लास जो है बहुत ही मददगार साबित होगी। पहला सवाल अपन देखते हैं। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 154 है, तो पहली संख्या क्या है? संख्याएं दे रखी है, संख्याओं का अनुपात आपको दिया है कि संख्याओं का अनुपात जो है वो 7:11 है। तो संख्याएं अपन मान सकते हैं वो 7x होगी और 11x होगी। दो संख्याएं हैं जो ऐसी होगी, या तो ये 7 और 11 हो सकती है, 2 से गुणा करेंगे तो 14 और 22 भी हो सकती है, 3 से गुणा करो 31 और 33 भी हो सकती है। कुछ ऐसी संख्याएं होगी। वो कह रहे हैं कि संख्याओं का एलसीएम क्या दे रखा है? 154 दे रखा है और आपसे पूछा है कि पहली संख्या क्या होगी। अगर इस टाइप का सवाल है तो संख्याओं में दो चीजें याद रखना। एक तो कहता है कि LCM इंटू HCF बराबर संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो जब संख्याएं दे रखी हो तब होता है। लेकिन अगर अनुपात दिया है, अनुपात की अगर बात की जाती है तो हमें पता है कि संख्याएं हमेशा HCF जो होता है उस HCF से विभाजित करने पर अनुपात मिलेगा। मतलब प्रत्येक अनुपात को आप HCF से गुणा करोगे तब आपको संख्या मिलेगी। यहां हम समझेंगे
कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर गुणनफल होगा। हमें एचसीएफ नहीं पता है, एचसीएफ को एज इट इज लिख दिया। एलसीएम हमें पता है 154 है, संख्याएं 7x है और इसका गुणा करेंगे 11x से। यहां अपन देखेंगे एचसीएफ की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x² बटा ये 11 इंटू 7 77 और यहां पर ये हो गया 154। अनुपात में अपन समझेंगे, ये तो होता है गुणनफल में। जब अनुपात दिया हुआ हो तो अनुपात में हम फॉर्मूला कौन सा यूज लेंगे? अनुपात में होता है एलसीएम बराबर अनुपात का गुणनफल इंटू एचसीएफ। इंटू करते हैं एचसीएफ से। यहाँ एलसीएम 154 है, अनुपात का गुणनफल 7 इंटू 11 गुणा कर देंगे एचसीएफ से। एचसीएफ आपका मिल जाएगा 154 बट्टा 7 इंटू 11, 11 से ये जाएगा 14 बार, ये जाएगा 2 बार। एचसीएफ आएगा आपका 2 और एचसीएफ से प्रत्येक अनुपात को गुणा करने पर वो संख्याएं मिल जाएगी। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 14 और ये होगी 22। संख्याएं हो जाएगी 14 और 22। पहली संख्या पूछी है, पहली संख्या हो जाएगी 14। तो 2 फॉर्मूले अपने को याद रखना है। एक तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर गुणनफल होता है जब संख्याएं दे रखी हो। जब अनुपात दिया हो तो अनुपात का सीधा गुणनफल इंटू एचसीएफ करते हैं तो एलसीएम आता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये संख्याएं थी, इनका एलसीएम कितना आता है 14 और 22 का जब एलसीएम लेंगे 2 से जाएगा 7 बार, ये 11 बार, सीधा गुणा करेंगे 2 इंटू 7 इंटू 11, 11 7 77 दूना 54। 154 तो आ गया क्या एलसीएम। और इसका एचसीएफ अगर लेते हैं तो प्रत्येक को अलग अलग को फैक्टर करेंगे। 2 से गया 7 बार, 1, ये जाएगा 22, 2 से गया 11 बार, 11 से गया 1 बार। 2 इंटू 7 और 2 इंटू 11, यहाँ अपन देखेंगे 2 कॉमन आ रहा है, मतलब एचसीएफ जो है वो 2 होगा। ये अनुपात हो गया 7 अनुपात 11 संख्या का। तो ध्यान रखना, अनुपात को सीधा एचसीएफ से गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त हो जाती है। या हम कहें अनुपात का गुणनफल अगर एचसीएफ से कर दिया जाता है तो एलसीएम आपको मिल जाता है। ये 2 फॉर्मूले याद रखना। एलसीएम इंटू एचसीएफ में अपने वनपाल वनरक्षक वाले में एलसीएम एचसीएफ था, पशु परिचर में भी एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक है। 100% सवाल हूबहू छपने की संभावनाएं है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास देखें और ऐसे सवाल और आपको मिलते हैं तो उन्हें भी सोल्व करें। नई सवाल बनता है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा देंगे। बाकी तैयारी आपको करनी होगी, अच्छे से तैयारी करें। अगला सवाल देखो, एक ही कीमत पर 2 मोबाइल खरीदे जाते हैं। एक को 30% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को प्रथम मोबाइल के विक्रय मूल्य से 2500 रुपए कम में बेचा जाता है। यदि दोनों मोबाइल पर अर्जित लाभ जो है वो 5% है तो एक मोबाइल फोन का लागत मूल्य आपसे पूछा है। देखो, हम मान लेते हैं कि एक मोबाइल को खरीदा हमने कितने में, खरीदा मतलब क्रय मूल्य सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जो है वो हम मान लेते हैं 100x है। बात 100 पर ही करनी है, x में इसलिए ले रहा हूं कि आगे जो 2500 रुपए वैल्यू दे रखी है वहां पर 100 और 2500 में कंफ्यूजन ना हो। तो हमने क्या ले लिया, यहां पर 100x ले लिया।
एक मोबाइल तो वो 30% लाभ पर बेच रहा है, मतलब इसका एसपी कितना हो गया, 100 का 30% बढ़ाएंगे तो 130x हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है दूसरा मोबाइल बेच रहे हो, वो पहले मोबाइल के विक्रय मूल्य से आप 2500 रुपए कम में बेच रहे हो, तो ये दूसरे का एसपी हो गया। अब पहले और दूसरे का एसपी आपके पास आ गया। एक मोबाइल 100 में खरीद रहे हो, दो मोबाइल 200x में खरीदोगे। ये कह रहा है कि टोटल सौदे में आपको 5% का लाभ हुआ, तो 100 पर 5 का हो रहा है तो 200 पर 10x का लाभ होगा। तो लाभ जो है वो 5% जब निकालेंगे तो वो होगा 10x। यहां हमने इन विलय में बेचा है तो यहां से लाभ देखेंगे, यहां का 130x में बेचा है, 100x में खरीदा, 130x में बेचा, तो यहां पर लाभ कितना हुआ, 30x का। यहां अपन ने 100x में खरीदा, 130 माइनस 25x में बेचा, तो इसमें से 100x घटाएंगे तो लाभ होगा कितना, 30x माइनस 2500। लेकिन सवाल कह रहा है कि आपको लाभ हुआ है 10x का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम बात करेंगे 10x जो है वो 30x प्लस 30x माइनस 2500 के बराबर होगा। पक्षांतरण कर देते हैं, 2500 को इस तरफ ले आते हैं, 10x को उस तरफ ले जाते हैं। ये 60x में से 10x घटेगा तो 50x बचेगा, इक्वल टू में आ गया 2500। 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये जाएगा 50 बार, x का मान आया है 50। हमें पूछा गया है कि एक मोबाइल फोन का लागत मूल्य क्या होगा। हमने माना था एक मोबाइल का लागत मूल्य 100x होगा, x की वैल्यू 50 आ गई। यहां हम x का मान रख देंगे, 100 इंटू 50 करेंगे, 5000 रुपए जो है उस मोबाइल की लागत मूल्य है। अब फिर से सवाल को चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। आपके पास आ गया कि आपने 5000 रुपए में फोन खरीदा, एक फोन आपने बेचा 30% लाभ पर। 30% लाभ निकाल लेते हैं इसका, 5000 का 30% लाभ, 5 3 15, 1500 रुपए। मतलब आपने उस फोन को बेचा 5000 प्लस 1500, 6500 में। एक फोन को तो बेचा 6500 में, दूसरे फोन को 6500 से 2500 कम लिए, दूसरे फोन को आपने बेचा, इसमें से 2500 घटा दो, 4000 में। यहां सवाल यह भी पूछ सकता था कि दूसरे फोन को बेचने पर आपको कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो यहां अपने पास दूसरा 4000 में गया है, 5000 में खरीदा, 4000 में बेचा, 1000 का घाटा हुआ किस पर, 5000 पर। तो 1000 का घाटा 5000 पर निकालेंगे तो 20% का आपको लॉस हो रहा है। एक पे आपको 30% का प्रॉफिट, एक पर आपको 20% का घाटा, टोटल 10% हो रहा है। तो वो कह रहा है कि उसमें से दोनों की वैल्यू में से 10% हो रहा है तो एक की वैल्यू में 5% का लाभ हो जाए। यहां अपन देखेंगे टोटल, देखो तो टोटल यहां पर कितनी मिल रही है, ये हो गई 10,500। आपको 10,500 में वो गया है पूरा, और 10,000 में दो फोन खरीदे थे। तो 10,500 में 500 का आपको प्रॉफिट हुआ, किस पर, 10,000 पर, इंटू कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, टोटल आपको 5% का प्रॉफिट हुआ है। ये समझेंगे आप कि टोटल 5% का प्रॉफिट हुआ है। रुपए में पूछा जाए तो टोटल 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। दोनों मोबाइल आपने 10,000 में खरीदे थे, 10,500 में आपने बेचे हैं। अगर पूछा जाए यहाँ तो आपको बता दिया 30% का लाभ, यहाँ पर आपके 20% की हानि हुई है।
तो ये भी आप निकाल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल इस टाइप से ही बनेंगे और ज्यादा संभावनाएं हैं इस टाइप से बनने की, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको उलझाने की कोशिश की जाएगी। अगला सवाल है और इसमें आपसे एंगल पूछा गया है। एंगल पूछने के लिए उसने दो समांतर रेखाएं दी है, एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है और एक ट्राइंगल आपका बन रहा है। ये दोनों समांतर है, ए बी नाम दे देता हूं मैं इसको, ए बी दिया है और सी डी दिया है। ये ई एफ हो गई, हम इसे जी एच और आई मान लेते हैं। आगे सवाल में दे रखा है ये भी 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है। ये दिया है कोण x डिग्री, ये दिया है 30 डिग्री और आगे कोण दिया है आपसे, ये दिया है y डिग्री। और फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। आपसे पूछा है x प्लस y का मान बताओ। देखो हमें पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। एक रेखा पर एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंदर वाले कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। इन्हीं का उपयोग करके इनका मान निकालेंगे। यहां ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा तो 40 डिग्री का ये हो गया, 40 का ये हो गया, मतलब ये कोण 80 डिग्री का हो गया तो आपका ये कोण कितने का होगा, 100 डिग्री का। 100 डिग्री का हो गया। अब अगर ये 100 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है तो x का मान आ जाएगा आपके पास 100 और 30, 130 हो गया। 130 80 में से जाएगा तो सिर्फ बचेगा 50 डिग्री। x बराबर आ गया आपके पास 50 डिग्री। समझना भाई इसको, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहां पर आप समझेंगे 100 प्लस 30 प्लस x बराबर 180 डिग्री होगा। यहां से x का मान कितना आएगा, 180 में से 130 घटा देंगे, पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर आ गया आपके पास 50 डिग्री। x का मान आपके पास आ गया 50 डिग्री। अब देखो यहां समझो, ये टोटल हो गया 140, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण मिला के 180 डिग्री होगा। तो यहां अपन देखेंगे 40 प्लस 100, ये तो हो गया 40 प्लस 100, ये हो गया 30 प्लस वाई, 30 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा। यहां ये हो रहा है 170, तो y बराबर आएगा 180 माइनस 170 इक्वल टू 10 डिग्री। x का मान है 50, y का मान आया 10, x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई, 50 प्लस 10 बराबर 60 डिग्री। x प्लस y का मान आपको मिल गया 60 डिग्री। यहां आगे सवाल देखेंगे आप। देखो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो दोस्तों के साथ जरूर भेज दो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। आप लोग एक छोटा सा काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दो और खुद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आगे सवाल कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 2 है। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। मैंने इस टाइप के सवालों की एक अलग से क्लास ले रखी है जिसमें मैंने बताया भी है कि ये p स्क्वायर माइनस 2 होता है, लेकिन कैसे आता है मैं यहां समझा देता हूं। इसका करेंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे 4। यहां हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab।
जो बराबर 4 होगा। x से x कैंसिल, ये बचा 2, पक्षांतरण कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो है 4 माइनस 2 बराबर 2 होगा। तो इसका आंसर जो मिलेगा वो 2 आएगा। इसी तरह क्यूब में होता, यहाँ x³ प्लस 1/x³ पूछा जाता तो वो होता p³ माइनस 3p, जो सेम इसी तरीके से निकालते, यहाँ इसका क्यूब करते, क्यूब करने पर ये x प्लस 1/x का क्यूब होता, इस तरफ p³ होगा, इसे हम p मानते हैं तो ये p³ हो जाएगा। यहाँ x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab, कोष्टक a प्लस b होता है, ab तो कट जाएगा, 3 आगे रहेगा और a प्लस b का मान फिर से हम p लिख देंगे, साइड में p³ एज इट इज है। तो यहां से x³ प्लस 1/x³ जो है वो इसका पक्षांतरण करेंगे तो p³ माइनस 3p हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूं, x प्लस 1/x का क्यूब करेंगे तो इस तरफ p माना था अपन ने वैल्यू को, तो p³ हो जाएगा। यहाँ में x इसको क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3ab और a प्लस b, ये मैंने फॉर्मूला ओपन किया है। तो यहां से ये चीज तो हमें फाइंड करनी है, एज इट इज रखेंगे, x³ प्लस 1/x³, 3, ये इससे कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू p है तो ये p हो गया इक्वल टू p³। ये मान निकालना है तो इसको अपक्षांतरण कर देंगे, x³ प्लस 1/x³ बराबर हो जाएगा p³ माइनस 3p। ये होगा फाइनली आंसर। तो आप इस टाइप से भी इसे सोल्व कर सकते हो। सीधा सोल्व करना चाहते हो तो फॉर्मूला, यहां पर फॉर्मूला होता है p² माइनस 2 और यहां होता है p³ माइनस 3p। तो इसे आप नोट कर सकते हो, ध्यान में भी रख सकते हो अच्छे से। अगला सवाल है कि राजीव जो है वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में बचे हुए महीनों के औसत वेतन 600 रुपए प्रति महीने का 3/2 गुना कमाता है। राजीव जो है वो जनवरी, अप्रैल, इसके साथ दे रखा है जुलाई और अक्टूबर, इसमें वो कमाता है, वो औसत महीने जो बचे हुए महीने हैं उनमें औसत वो 600 रुपए कमाता है और इसमें उसका 3/2 गुना कमाता है। मतलब उसकी कमाई 600 का 3/2 करेंगे, 900 रुपए वो इनमें औसत कमाएगा। अगर 4 महीने में प्रत्येक महीने में 900 कमा रहा है तो यहाँ टोटल कितनी हो जाएगी, 4 से गुणा कर देंगे 900 को, ये हो जाएगा 3600 रुपए। ये तो उसकी 4 महीने की कमाई है। 8 महीने में वो औसत 600 रुपए कमा रहा है तो 4 महीने की टोटल हो गई, 8 महीने की उसकी कमाई है, वो 600 को 8 से गुणा करेंगे, 8 6 4800 रुपए होगा। हम कहते हैं उसकी टोटल कमाई जो देखेंगे 12 महीने की, वो हो गई 2 0 8 और 6 14, बाकी 1 4 और 4 8, 8400 रुपए वो टोटल कमाता है। अब वो कहता है कि उसकी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की बचत जो है वो प्रत्येक महीने की 400 रुपए की बचत का 5/4 है। बचत देखो, जनवरी, अप्रैल, जून, जुलाई और अक्टूबर 4 महीने की बचत वो कह रहा है कि प्रत्येक महीने में वो 400 कमाता है, लेकिन इन 4 महीनों में वो 400 का 4/5 कमाता है, तो यहाँ हो गया 500 रुपए। अब एक महीने की 500 रुपए तो 4 महीने की टोटल बचत कितनी होगी,
4 महीने की कुल बचत जो होगी वो आ गई 4 × 500 बराबर 2000। बाकी 8 महीनों में वो कुल बचाता है कितना? 8 महीने में उसकी बचत है 8 गुना प्रत्येक महीने में 400-3200 रुपए। टोटल हम कहेंगे कि वो कितना बचाता है, तो टोटल बचत हो गई उसकी 5200 रुपए। बचत इतनी है, कमाई इतनी है, तो खर्चा कितना होगा व्यय निकाल लो। वो व्यय कितना कर रहा है? 8400 वो टोटल कमा रहा है, उसमें से 5200 रुपए वो खर्च कर रहा है। यहाँ देखेंगे 200-3200 रुपए वो खर्चा कर रहा है। औसत खर्चा पूछा है, तो औसत खर्चा देखेंगे 3200 रुपए का खर्चा वो 12 महीने में कर रहा है, तो एक महीने का खर्चा आ जाएगा 3200/12, जिसे आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। 8 चौके 32/3, 800/3 हम करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर से बचेगा 2 0 20 36 18 36 18.66 266.66 रुपए का वो प्रत्येक महीने में क्या करेगा? खर्चा कर रहा है। तो इस टाइप का सवाल भी बन सकता है, बहुत आसान सवाल है। थोड़ा सा आपको समझना है कि क्या होगा यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को समझना है। जब कैलकुलेशन आप पूरी समझ में आ जाएगी तो सिर्फ जोड़ और बाकी करनी है। जोड़ बाकी गुणा भाग का सवाल है। अब देखो अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि एक राशि 3 वर्ष में 1344 रुपए हो जाती है और वह 7 वर्षों में 1536 रुपए हो जाती है। वह मूल राशि क्या है? जहां साधारण ब्याज जो आपको दे रखा है, साधारण ब्याज की दर से ये दर प्रभावित होती है। देखो सवाल बहुत अच्छा है। 3 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो रही है? 1344 रुपए हो रही है। साधारण ब्याज की जब बात होती है तो बहुत अच्छा सवाल बनता है, और यही सवाल सबसे अच्छा बनता है। 7 वर्ष जब हो तब वह राशि 1536 रुपए हो जाती है। अब 3 वर्ष और 7 वर्ष की बात कर दी। डिफरेंस देखेंगे। साधारण ब्याज में हमें पता है ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, हर साल सिर्फ और सिर्फ ब्याज जुड़ता है। यहाँ हम देखेंगे 4 साल में कितना ब्याज जुड़ रहा है। 1536 में से 1344 घटा दो, 2 13 में से 4 जाएंगे तो 9, ये हो गया 4 तो 192 रुपए आपके 4 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज आप निकाल सकते हो। 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो होगा 192/4। यहां से कैलकुलेट करेंगे। 4 चौके 16, फिर से बचेंगे 3 और 2 8 चौके 32, 48 रुपए 1 वर्ष का ब्याज आ रहा है। 3 वर्ष का ब्याज हम देखेंगे। 3 वर्ष का ब्याज जो है वह होगा 48 का 3 से गुणा करेंगे 144 रुपए। 3 वर्ष का ब्याज 144 रुपए है, तो यहाँ 3 वर्ष की टोटल वैल्यू 1344 में से 144 ब्याज को घटा देंगे तो 1200 रुपए वह राशि होगी जो 3 वर्ष में 144 हो जाती है और 7 वर्ष में 1536 रुपए हो जाती है सरल ब्याज से। अब अगर आपको दर भी निकालनी रहती है तो निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का ब्याज ये है, मूलधन ये है, दर निकाल सकते हैं। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 जो होता है वह होता है ब्याज के बराबर। यहाँ 0 से 2 0, 12 चौके 48 होता है, तो दर आ जाती है आपकी कितनी? 4%। ये इस टाइप से सवाल बनता है और इस टाइप का सवाल ज्यादा बनने की संभावनाएं भी रहती है। तो ये सवाल आपका था साधारण ब्याज से संबंधित। पशु परिचर भर्ती में सवाल पूछे गए
इसी टाइप से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि वनपाल 10वीं लेवल का एग्जाम था और पशु परिचर भी 10वीं लेवल का एग्जाम है, तो हूबहू ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी रेगुलर क्लास लेते रहे, जैसे ही रेगुलर क्लास आप लोगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और सवाल को सॉल्व करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। धन्यवाद।